नमस्कार, मैं मोहम्मद यूसुफ आप सबका स्वागत करते हैं। आज की परिचर्चा इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए। आगामी लोकसभा चुनाव जो 7 चरणों में पूरे भारतवर्ष में होना है, जिसका पहला मतदान 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है और आखिरी 1 जून को होगा। 4 जून को मतगणना होगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है। इंडिया गठबंधन ने एनडीए गठबंधन के ऊपर बहुत से आरोप लगाए। एनडीए ने उसका जवाब भी दिया। अलग अलग समय पर अलग अलग आरोप लगते आए हैं। आज हमारे साथ परिचर्चा में भाग लेने के लिए आम आदमी पार्टी से विजय कुमार श्रीवास्तव हैं, बसपा से ओम नारायण पांडे जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल से गौतम लाल जी हैं, भाजपा से राम कुमार आल्हा जी हैं और सपा से अपना पक्ष रखेंगे शब्बीर कुरैशी जी। यूपी की सियासत में एक नई डेवलपमेंट हुई है। अभी एनडीए गठबंधन के बाद इंडिया गठबंधन बना, उसके बाद बीएसपी अपने राह पर अलग चल रही थी, अकेले लड़ने की कोशिश कर रही थी और शायद अभी भी स्टैंड है उनका कि अकेले ही वो यूपी के अंदर लड़ेगी चुनाव। एआईएमआईएम और चंद्रशेखर मिलकर के एक तीसरे गठबंधन की बात कर रहे हैं, थर्ड फ्रंट, जिसमें पल्लवी पटेल और डॉक्टर अयूब वगैरह उसके अंदर शामिल हैं, जिसकी क़यादत करेंगे असदुद्दीन अवैसी। इस तीसरे फ्रंट के आने के बाद इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं आपको पहले ये बात बता दूं, इस समय एनडीए के खिलाफ माहौल बना हुआ है और इंडिया गठबंधन लीड कर रहा है, जिसकी वजह से मोदी एंड टीम ये लोग हताश हो चुके हैं और अनर्गल कार्यों में लग गए हैं। जैसे विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना, जेल में उनको प्रताड़ित करना, बीमारी का भय दिखा करके उनकी हत्या करने तक की साजिश ये लोग रच रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा डर अगर इनको है तो अरविंद केजरीवाल जी से है, क्योंकि देश में एक नारा चल निकला है, मोदी तेरा एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। अब आप आइए थर्ड फ्रंट पे। तीसरा गठबंधन जो बन रहा है वो भाजपा के इशारे पे बन रहा है ताकि विपक्ष के वोटों का बिखराव हो सके। ये जग जाहिर है, ये लोग अगर वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ हैं तो इनको इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये लोग भाजपा की बी टीम है और विपक्ष के वोटों का बिखराव करने के लिए ये लोग थर्ड फ्रंट की कल्पना कर रहे हैं। लेकिन जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है, ये किसी भी हालत में इस समय भाजपा और उसके बी टीम के बहकावे में आने वाली नहीं है और बेरोजगारी से तंग, महंगाई से तंग कर्मचारी, व्यापारी, किसान, सैनिक, ये सारे परेशान हैं इस सरकार से और ये सारे लोगों ने मन बना लिया है कि इस समय एनडीए गठबंधन को सत्ता से बाहर करना है और इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करना है। इसलिए कोई तीसरे गठबंधन का कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। बीएसपी उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले लड़ रही है, जिनका नारा होता है कि हमारा दलित वोट है और नीला झंडा और हाथी निशान ही देखता है दलित और उस पर वोट करता है। तो वो किस तरह से आपके इंडिया गठबंधन? देखिए, दलितों का मोह भंग हो चुका है बहुजन समाज पार्टी से। बहन मायावती जी किसी समय बहुत तेज तर्रार प्रशासक मानी जाती थी, लेकिन भाजपा ने उनका कौन सा नस दबाया है जिसकी वजह से वो एकदम शांत हो गई और भाजपा का खिलाफत करने की बजाय उनके गोदी में बैठ गई और भाजपा के इशारे पे ही वो सारा कार्य कर रही हैं। जब उन्होंने देखा, भाजपा ने देखा कि दलितों का वोट भी इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है, तो उन लोगों ने कुछ अपना डील किया होगा ताकि बहन जी चुनाव लड़ें और पीडीए जो एक वोटर जो पीडीए के तहत आते हैं उनमें फूट पैदा हो, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस बार
पिछड़ा हो, दलित हो, अगड़ा हो, ये सब एक साथ हैं और भाजपा के खिलाफ हैं, मोदी के नीतियों के खिलाफ हैं। जन विरोधी नीतियां हैं इनकी, महंगाई पे कोई काम नहीं है इनका, भ्रष्टाचार पे कोई अंकुश नहीं है, तानाशाही चल रही है। इसके खिलाफ जनता सड़कों पे रहेगी, इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। जैसा कि आपने बताया, अरविंद केजरीवाल का एक्सटेंड कर दिया गया है, वो अब 1 तारीख तक हिरासत में है ईडी के, और ये भी सुनने में आया है उनकी शुगर लेवल बहुत लो हो गई है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, शुगर की जांच तो सरकार ही कर रही होगी, भाई जेल में है तो सरकार ही कर रही होगी, और शुगर उनका फ्लक्चुएट किया है, 46 आया है, तो ये निश्चित ही सोचने की बात है। हम लोग ये मांग करते हैं कि जो डॉक्टर उनके जिनके ऊपर उनका विश्वास हो, उनके माध्यम से उनका इलाज कराया जाए, और ये सरकार जेल में हत्या भी करा सकती है। कल सुनीता केजरीवाल जी ने सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि उनको साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है, और कल शाम को एक बड़ा खुलासा होने वाला था। वो क्या खुलासा था और किस बात का उनको डर है? देखिए, सबसे बड़ा तो खुलासा ये है कि अरविंद केजरीवाल जी माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी पैरवी खुद किए। आपने देखिए, उन्होंने एक एक बात को तथ्य के हिसाब से रखा है। इसका उत्तर ईडी नहीं दे पाई तो ईडी भाग करके कही कि हमको समय चाहिए इनका जवाब देने के लिए। जब अब तक जवाब नहीं दे पाए, अब क्या जवाब देंगे? इनका केवल मकसद है विपक्ष के नेताओं को, खास करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना। ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की जो सोच स्कूल के लिए थी, उसका जवाब बढ़िया स्कूल बना के नहीं दे सकते हैं। जो मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों की सोच थी, उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। जो मुफ्त बिजली दे रहे थे केजरीवाल जी, उसका जवाब ये मुफ्त बिजली दे के नहीं दे सकते हैं। जो बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को तीर्थ यात्रा कराते हैं निःशुल्क, उसका जवाब ये नहीं दे सकते हैं। बहनों माताओं को बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी जाती है, उसका जवाब ये नहीं दे सकते हैं। और जब ये लोकप्रिय होने लगे तो इनको सुपारी जैसी छोटी पार्टी कही गई। अब वो सुपारी जैसी पार्टी मोदी और भाजपा के गले में अटक गई। ये इनका सबसे बड़ा दर्द है। इसके बाद आप देखिए, पंजाब में सरकार बनी। पहले लोग कहते थे अरे दिल्ली छोटा राज्य है, पंजाब में सरकार बनी, पंजाब में भी उसी तरह से अच्छा काम हो रहा है। गुजरात में हमारे 5 विधायक जीते, वहाँ के वोटरों से हमारे पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। सबसे बड़ा दर्द तो यह है कि मोदी के गृह राज्य में आम आदमी पार्टी अपना पैर पसार रही है। राष्ट्रीय स्तर पर संजय सिंह जी ने अपना घूम घूम करके आम आदमी पार्टी की नीतियों को बताया। ये सारा दर्द, सत्येंद्र जैन अस्पताल बनवा रहे थे, जेल गए। मनीष सिसोदिया जी स्कूल बनवा रहे थे, जेल गए। संजय सिंह जी भ्रष्टाचार इनका उजागर कर रहे थे, पूंजीपतियों का जो गठजोड़ था इनके साथ, उसको उजागर कर रहे थे। जनता के बीच में अपनी बात को संसद में मुखरता से रख रहे थे, उनको भी जेल भेजा गया। अब पार्टी तोड़ने की साजिश और इन नेताओं की हत्या की साजिश रच करके ये लोग फर्जी मुकदमों में, जो जिस शराब घोटाले का कहीं ना सर है ना पैर है, न कोई आदि है, न कोई अंत है, न कहीं लिखंत है, न पढ़ंत है, न कहीं 1 रुपया बरामद हुआ है, न कहीं ये पता चल रहा है कि किसने किसको पैसा दिया है। इस तरह के कपोल कल्पित मुकदमे फर्जी तरीके से चला करके इनको जबरदस्ती पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बता दूं, पीएमएलए एक्ट में ये पोटा की तरह कानून होता है। ये जब सरकार चाहती है तभी जमानत मिलता है। जैसे शरद चंद्र रेड्डी, जिसने भाजपा को बॉन्ड के रूप में पैसा दिया, पहले उसके वहाँ ये लोग उसको जेल भेजे। उसने कहा हमने ना पैसा दिया है, ना किसी नेता को, ना हम किसी से मिले हैं। लेकिन उस डर से उसने 35 करोड़ का बॉन्ड खरीदा जो भाजपा ने भुनाया। उसके बाद फिर दोबारा जब छापा पड़ा तो फिर इसने बॉन्ड खरीदा, उसको भी भाजपा ने भुनाया। अब बताइए, मनी ट्रेल तो यहाँ पे है। ईडी क्यों नहीं भाजपा को गिरफ्तार करती है? ईडी क्यों नहीं नड्डा को गिरफ्तार करती है? और उस आदमी के बयान को लेकर के चलना है कि मैं फला जगह गया, फला पैसे दिया, जिसका कोई सबूत ही नहीं है। बयान तो कोई किसी के खिलाफ दे सकता है। यही तो हम लोग कह रहे हैं, झूठे बयान, कपोल कल्पित मुकदमे, और केवल आम आदमी पार्टी से डर इनको सता रहा है।
और आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये लोग जेल भेज रहे हैं ताकि पार्टी टूटे, और जो इनका अहंकार आम आदमी पार्टी तोड़ रही है, जो इनके तानाशाही को चैलेंज कर रही है आम आदमी पार्टी, ये उसको जो है खत्म करना चाहते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से नहीं ये खत्म कर पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता, गुजरात की जनता, धीरे धीरे गोवा, हरियाणा की जनता, पूरे देश में आम आदमी पार्टी की नीतियों की चर्चा हो रही है। उससे ये डर रहे हैं कि हमारा अगर कोई मटिया पलित कर सकता है तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के नेतृत्व में ही कर सकते हैं। इसलिए इन्हीं को सबसे पहले हरस करो। और क्या इनके दलों में इतने पैसे बरामद हुए, इनके नेताओं के पास इतनी सीढ़ियां जारी हुई, क्या उनके खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज हुआ? महिलाओं के साथ शोषण करने वाला टिकट पा रहा है, इनके नेता चुनाव लड़ने के डर से वापस भाग रहे हैं, टिकट मिलने के बाद कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये सब दर्शाता है कि इनका ताश का महल बहुत जल्दी भरभरा के गिरने वाला है और देश की जनता को एक स्वच्छ सरकार इंडिया गठबंधन के रूप में मिलने वाली है। आगामी लोकसभा जो चुनाव हो रहा है उसमें बीएसपी का क्या रुख है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिए अगर हम बात करें तो? अब बीएसपी का रुख तो साफ है। बीएसपी अपने पार्टी लाइन पर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, मान्यवर काशीराम के सिद्धांतों पर चलते हुए अपने वोटरों को विशेषकर से दलितों और पिछड़ों के ऊपर फोकस लगाते हुए और इसी को आधार मान करके बहुजन समाज पार्टी डंके की चोट पर चुनाव के मैदान में प्रवेश कर रही है और अच्छा खासा असर भी देखने को मिल रहा है। लोग अल्पसंख्यक और दलित का जो बहुजन समाज का आधार है वह स्पष्ट झलक रहा है इस चुनाव में। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के एक घटक है समाजवादी पार्टी। हाँ, वो पीछे एक महीने से एक मुहिम चला रहे हैं, एक महीने क्या 2-3 महीने हो गए, पीडीए का, हाँ, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। हाँ। आप कहाँ पर वहाँ पर स्टैंड करते हैं? देखिए, वह उनका अपना एक अलग हिसाब किताब है, लेकिन जो दलित है और मुस्लिम है वह आज के डेट में मेरी समझ से अखिलेश को लाइक नहीं कर रहा है। लाइक जो करेगा तो बहुजन समाज पार्टी को करेगा, बहन जी की नीतियों को करेगा, ये तो मैं मानता हूँ। कभी जमाना रहा है वह एक कोई संगठन बना ले और उस संगठन को आधार मान करके अगर आप चलेंगे तो मैं समझता हूँ ये परिपक्व राजनीति का ये द्योतक नहीं है। अच्छा, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, हाँ, दो यहाँ पे काम कर रहा है। हाँ, बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है। हाँ, कल एक यूपी के अंदर घटनाक्रम हुआ जिसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी हाँ, और चंद्रशेखर आजाद, जो कि दलित के नेता रावण माने जा रहे हैं, हाँ, उन्होंने मिलकर के एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर डॉक्टर अयूब, पल्लवी पटेल जैसे सरीखे नेता हैं। तो अब आपका क्या रुख होगा बीएसपी का? आदरणीय भाई साहब, ये हमारी ये सब देखते देखते बाल पक गए। संगठन बनते हैं और बिगड़ते जाते हैं। आज के डेट में भी दलितों की मसीहा बहन जी के अलावा पूरे भारत वर्ष में कोई नहीं है। अब भाई बनाने को बना लें, 2-4 लोग कहीं से सपोर्ट कर दें, लेकिन सच्चाई यह है कि दलित अगर जब अंतिम दौर आता है तो अब बहन जी को ही अपना नेता मानता है। ऐसा हमने अभी तक अपने जीवन में पाया है। कोई ऐसा चमत्कारिक रुख नहीं दिखाई दे रहा है कि दलित अपने जो मूल जगह है छोड़ करके किसी अन्य संगठन से जुड़ जाए। आजकल तो वैसे हर जगह लोग अपनी अपनी ठौर पकड़े हुए हैं। उसी क्रम में ये दलित जो है ये अपने जगह पर है, रहेगा। ये हम इसमें कोई बहस और संशय नहीं है। चंद्रशेखर रावण का यह कहना है असली दलित के नेता वो हैं। मायावती जी जब थी तब थी, अब तो उनके संन्यास लेने का समय आ गया है। चंद्रशेखर रावण अभी बच्चे हैं, राजनीति के अभी ऊंचे खिलाड़ी बनते बनते एक युग बीत जाएगा। वह 2-1 जनपद में अपना फोकस दिखा सकते हैं, लेकिन पूरे भारत की बात करिए, लेकर के बिहार से लेकर के और पूरा समझ लीजिए राजस्थान चले जाइए, पंजाब चले जाइए, पूरा समझ लीजिए कि दलित बेल्ट, इवन महाराष्ट्र चले जाइए, अन्य जगह पर तेलंगाना, सब बहन जी की पूछ है। बहन जी को ललचाई निगाहों से पूरा समझ इंडिया देख रहा था। लोग लालायित रहते थे। सारे दलों की, विश्व के सारे दलों की निगाह जो थी बहन जी के अगले कदम पर रहा
कि यह डिसीजन क्या ले रही हैं अंतोगत्वा बहन जी का डिसीजन कि हम दोनों पार्टियों को कंडम कर रहे हैं, एनडीए को और इंडिया को भी। और हमारा एक अलग से सिद्धांत, मेरा मिशन है, सत्ता लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दलितों की रक्षा करना यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन पर काम कर रही है, इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। यूपी में 80 में कितनी सीट बीएसपी को? ये तो अभी आ जाने दीजिए, अभी थोड़ा घोषणा पत्र आने दीजिए पार्टी को, अभी कैंपेनिंग देखने दीजिए। अभी जो भी कोई कहता है, लिखता पढ़ता है, सब हवा में है, चाहे वह इंडिया हो चाहे एनडीए हो। हम लोग झूठ की बात नहीं करते हैं। दूसरे चरण का नॉमिनेशन हो रहा है तो अब भी नॉमिनेशन हो रहा है भाई साहब, तो समय अभी क्या ना 18 को वोट पड़ेगा ना। 1 घंटे में राजनीति का पासा पटल भाई हम आज से नहीं मैं देख रहा हूँ, पलट जाता है 1 घंटे में। 80 में कितनी सीट? हम बहुमत मेरा रहेगा ये मैं जानता हूँ, सीटों की गणना हम नहीं 80 में यूपी में कितनी सीट? यह गिनती तो समझ लीजिए, यह राजनीति के फ्रॉड लोग अभी से घोषणा करते हैं, झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, अपने में दम नहीं है, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक हथकंडे अपना करके और आना चाहते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के लोग झूठ और गुमराह नहीं करते हैं, कभी नहीं करेंगे। सच्चाई है, हम लोग सच्चाई के रास्ते पर चल करके और अपनी पार्टी की ताकत को समाज में रखने का काम करते हैं। जय भीम, जय भारत। एक मायावती, बहन मायावती जी का रिकॉर्ड हमेशा रहा है, हाँ, अगर कुछ सीटें आती हैं हाँ, और एनडीए हाँ, बहुमत पे नहीं पहुंचती है, हाँ। तो क्या बहन मायावती जी बीजेपी से हाथ मिला लेंगी? अरे भाई साहब, आप तो इतने बहुत अच्छे पत्रकार हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का आप कार्यकाल याद करिए, 1 सीट की जरूरत थी। अगर उस समय बहन जी अगर चाही होती तो अटल बिहारी वाजपेयी हटाए नहीं जाते, और 1 सीट की जरूरत थी, बहन जी ने खींच करके भारतीय जनता पार्टी को दोबारा चुनाव में आने के लिए मजबूर किया। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? यह कुप्रचार है। वही बहन जी है जिन्होंने लालजी टंडन को राखी बांधी थी। तो ये तो भाई भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, ये भारतीय। भाई बताइए, मान लीजिए हमारे आपके अच्छे संबंध हो तो हम आपके घर होली मिलने जाएंगे, या चाहे हमारे घर आप आएंगे, मैं ईद मुबारक देने जाऊंगा, तो ऐसे हो जाएगा? समय समय पर बीजेपी के साथ उनका गठबंधन रहा है, समय समय पर रहा है। आने वाले दौर में भी अब देखिए, अब यह बताइए कि अब वह अगर हम कहना नहीं चाहते हैं, मान लीजिएगा कि गेस्ट हाउस कांड के बाद जो उनको संरक्षण दिया, थोड़ा बहुत उनका जान जाने की मैटर था, उस समय प्राण की रक्षा के लिए जो आकर के जो सुरक्षा दिया, तो हो सकता है उसके लिए बोल दिया हो। लेकिन उसके बाद भी तो बुआ और बबुआ एक साथ आए। तो बबुआ तो समय और परिस्थिति फिर आ सकता है, हम लोग फिर हैं। अब इसीलिए समझ लीजिए, जो आप शंका कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो कार्यकर्ता और बहन जी का है, वह समझ लीजिए कि अपना वो एक अलग से स्टैंड लेकर के और आने वाले दिनों की राजनीति में हिस्सेदार बनेंगी। ऐसा कतई नहीं है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ हट जाएंगे, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब सारे विकल्प खुले हुए? हाँ, सारे विकल्प खुले हुए हैं। आप उसमें विकल्प का मतलब हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जाने का, हम दोनों की तरफ रख रहे हैं। हाँ, दोनों तरफ गठबंधन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे वसूलों को मानेगा, जो दलितों के उत्थान की बात करेगा, दलितों की हक की लड़ाई की बात करेगा, पहले उसको स्वीकार करेगा, फिर बहन जी उसी के साथ आ जाएंगी। यही मेरा समझ लीजिए आपसे कहना है। ये जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, आप इंडिया गठबंधन के एक घटक हैं जी। गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर आप घटक होने के नाते जो गोरखपुर में काजल निषाद उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं जी, आप कैसे देखते हैं इस बार का चुनाव? इस बार का चुनाव पूरे देश में जो है बेरोजगारी, महंगाई और जो भ्रष्टाचार है, उन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन चुनाव मैदान में है। सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सद्भाव और बेरोजगारी, महंगाई मुख्य मुद्दा है हमारा। और मैं जनता से चाहूँगा कि केंद्र की जो मौजूदा सरकार है, इन सारे सवालों पर एक तरीके से फेल है, और जब तक नौजवानों के हाथ में काम नहीं होगा, बेरोजगारी दूर नहीं होगी, आज पलायन का दौर है, तो ऐसे में ये बहुत बड़ा इशू है
और इन सवालों को लेकर के इंडिया गठबंधन, हम लोग उत्तर प्रदेश में या बिहार में जो भी है, हम लोग पूरे मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। अभी इंडिया गठबंधन के एक घटक हैं आम आदमी पार्टी, उनके शीर्ष नेता को डिटेन किया गया है। ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1 तारीख तक उनको हिरासत में रखा गया है। आप इसको कैसे देखते हैं? अब सवाल यह है कि जो विपक्ष के नेता हैं और जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, उनके यहाँ ईडी सीडी पहुंच रही है और ये कहने वाली कोई बात है नहीं। ये जो है कि ये सरकार का जो है एक तरीके से समझा जाए कि तानाशाही है, या सरकार जो है लोगों को, नेताओं को और जनता के जेहन में जर पैदा करके चुनाव जीतना चाहती है। इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आता है तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? अब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार की बात अलग है। विजन यह है कि नौजवानों के हाथ में काम होना चाहिए। नौजवान और किसान तय करेगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा, वो तो आने वाले समय में तय होगा। इस समय का मौजूदा हालत यह है कि बेरोजगारी, महंगाई, किसान भाई हमारे अलग परेशान है, लोगों के हाथ में काम नहीं है, व्यापारी जो है वो भी परेशान है, तो चारों तरफ हाहाकार है। इस मुद्दे पर होगा और आने वाले समय में जो जनता का जो जनादेश होगा वो मान्य होगा, फिर आपस में बैठ करके लोग तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। यूपी में 80 से कितनी सीट आने की संभावना है इंडिया गठबंधन की? अब इंडिया गठबंधन की सीट कितनी आएगी वो तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हर सीट पर इंडिया गठबंधन पिछले चुनाव से ज्यादा इस बार ताकत के साथ है और जनता भी साथ में है, ये मैं कह सकता हूँ। गोरखपुर की राजनीति में आप बहुत दिनों से सक्रिय हैं। पिछले 5 साल से सिटिंग एमपी यहाँ पर हैं। उनके अगेंस्ट में समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार काजल निषाद है जी, उनको आप कैसे देखते हैं? कहाँ तक वो कम्पीट कर पाएंगे, जबकि ये योगी का गढ़ है, सिटिंग मुख्यमंत्री यहाँ पे हैं और ये बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। नहीं, यहाँ तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी ये सीट है, और अभी किशन शुक्ला जी तो एक नाम है उनका। यहाँ तो जो है माननीय योगी आदित्यनाथ के नाम पर लोग वोट देते हैं बीजेपी को। रवि किशन मतलब क्या? माननीय रवि किशन जी यहाँ के सांसद हैं, लेकिन वोट तो यहाँ पर योगी जी के नाम पर देते चले आ रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि अभी काजल निषाद नहीं जीतेंगी? नहीं, लड़ाई बहुत कसमकस है, लड़ाई तगड़ी है। पिछले बार से इस बार लड़ाई तगड़ी है। कौन जीतेगा वो भविष्य में तय होगा। नेक टू नेक फाइट होने हाँ, नेक टू नेक फाइट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आगामी लोकसभा चुनाव हो रहा है 2024 का, इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? भाई, हम लोग इस चुनाव को एक ऐतिहासिक चुनाव बना के रखेंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी का जो ये कहावत है कि इस बार यूपी में 80 में से 80 सीट हमको निकालनी है, और हम पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करते हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि तन मन धन से लग के भयंकर से भयंकर अगर गर्मी भी हो, धूप भी हो, टेम्परेचर कितना भी ज़्यादा हो, घर से निकल के एक एक वोट भाजपा के पक्ष में मतदान कराने का प्रयास करें। और पूज्य महाराज जी का ये क्षेत्र है, यूपी के मुख्यमंत्री हैं और प्रधान यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि 400 के पार, और हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी भी 400 के पार का नारा लगा रहे हैं। तो हर कार्यकर्ता का दायित्व है कि वो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 400 से ऊपर सीट लाने का प्रयास करे। अभी आपने कहा कि यूपी में 80 की 80 सीट आएंगे। अगर गोरखपुर की बात करें तो काजल निषाद आपके सिटिंग एमपी रवि किशन को तो तगड़ा जो है चुनौती दे रही है। ये विपक्ष का कहना है, विपक्ष का कहना है कि चुनौती दे रही हैं, लेकिन कहीं भी लड़ाई में काजल निषाद है नहीं। हमारे रवि किशन जी संसद में कई प्रकार के क्वेश्चन उठा के गोरखपुर के विकास के लिए कई कार्यक्रम और कई योजनाओं को वो लाए हैं, और ये जनता गोरखपुर की देख भी रही है। और इस बार पिछले चुनाव की तुलना में रवि किशन जी बम्पर रोड से लीड करेंगे, बम्पर रोड से जीतेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं माननीय रवि किशन जी को कि पूर्व की भांति पूर्व से भी ज्यादा वोट से इस बार वो लीड करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पुनः वो सांसद चुने जाएंगे गोरखपुर से।
अगर हम देश की राजनीति की बात करें तो विपक्ष हमेशा इंडिया गठबंधन एक आरोप लगाता है भाजपा के ऊपर, एनडीए के ऊपर, खासतौर से प्रधानमंत्री के ऊपर, कि द्वेषपूर्वक राजनीति कर रहे हैं और विपक्ष के जो लीडर हैं उनको ईडी के थ्रू गिरफ्तार करवा रहे हैं, सम्मन भिजवा रहे हैं और उनको राजनीति करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी उन्हीं के घर जा रही है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ईडी एक स्वतंत्र संगठन है और ये विपक्ष हमेशा दुष्प्रचार करती रही है और करती रहेगी। मैं तो समस्त भारत की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। अगर विपक्ष जीता तो हिंदुत्व खत्म, और अगर मोदी जी जीते तो विपक्ष खत्म। तो क्या आने वाले समय में हम लोग विपक्ष विहीन भारत देखेंगे? भाई विपक्ष कुछ करता नहीं है, सिर्फ ये आरोप प्रत्यारोप का ही काम करता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा भी नहीं है और जितना विकास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने किया है, 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, क्या कभी उसके दिमाग में आया कि भगवान श्री राम का मंदिर हम बना दे जो 5000 वर्षों से हिंदुओं के माथे पे कलंक था। प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी और यूपी के हमारे चीफ मिनिस्टर, हम लोग के आदरणीय गुरु जी योगी जी का ये प्रयास था कि आज हिंदुओं के माथे पे लगा हुआ कलंक आज धुल के भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन के हमारे सामने खड़ा है। मंदिर तो कोर्ट में के आदेश से बना है, उसमें लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का क्या रोल? तो इसके पहले भी तो सरकारें थी, उन्होंने क्यों नहीं बनवा दिया मंदिर? सरकार से मतलब ही नहीं, कोर्ट ने जब आदेश किया तो उसके बाद बना। नहीं, कोर्ट ने तो आदेश किया, जी ठीक है ना। जी। तो काम किसने किया? हमारी योगी जी। जो भी सरकार होती वो करती है, अगर कोर्ट का आदेश होता तो। इसके पहले भी तो कांग्रेस सरकार को कोर्ट में जाना चाहिए, आदेश लेके आना चाहिए। 1949 में भी तो कोर्ट का आदेश था, तभी तो ताला खुला था। ताला खुला था ना, उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस सरकार को भी आदेश लाके मंदिर को बनवा देना चाहिए था। 1992 में जब डिमोलिश किया गया तो घेराबंदी करने का कोर्ट का आदेश था। इसमें सरकार का रोल कहाँ है? नहीं, सरकार का रोल तो है भाई। सरकार अगर नहीं रहती तो ये मंदिर भी नहीं बन पाता। कोर्ट का आदेश तो सर्वमान्य है, न्यायालय का आदेश तो सर्वमान्य है, लेकिन कांग्रेस ने क्यों नहीं कोर्ट से आदेश ला करके इस मंदिर को बनवाया, हमारे भगवान श्री राम के मंदिर को, जो 4 खंभे और फटे तिरपाल के नीचे विराजमान थे। अच्छा, इस बार चुनाव का मेन मुद्दा क्या है? इस बार चुनाव का मेन मुद्दा भैया तो साफ दिखाई दे रहा है, विकास पे वोट मिलेगा। रोजगार नहीं है क्या मुद्दा? नहीं, रोजगार तो है, रोजगार तो हो ही रहा है, रोजगार तो चल ही रहा लोगों का। नौजवानों को रोजगार कहाँ मिल रहा है? भैया रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा रोजगार? रोजगार हर तरफ है। बताएं। अब भाई बताए तो आप देखिए ना। आप बताइए, कोई एक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हुआ हो वो कंप्लीट हुआ हो? भाई एग्जाम के जो वहाँ पे जब लगे हुए जामताड़ा के लोग हर तरह से पेपर ही लीक कर दे रहे हैं, तो उसमें जैसे ये लोग ईडी पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो हम भी लगा सकते हैं कि ये कांग्रेस की देन है जो पेपर लीक करा रही है। ये भी तो हो सकता है। लेकिन कहीं निकल के तो नहीं आया। अब निकल के कहाँ आएगा? जो सामने आ रहा हम लोग देख रहे हैं। सरकार आपकी, ज्यूडिशरी आपकी, फिर भी नहीं निकल करके आया कांग्रेस का कोई लीडर। तो आगे निकल के आएगा ना, देखते रहिए कितना कोई बेईमानी करेगा भैया। विपक्ष सरकार ये कि द्वेषपूर्वक आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, द्वेष कहीं कुछ नहीं है, कहीं द्वेष उनका तो हमेशा से इल्जाम लगाना है, हमेशा से हर मैटर में इल्जाम लगाते हैं। भगवान श्री राम का मंदिर बना तो उधर शत्रुघ्न सिन्हा जी कहते हैं कि क्या जरूरत है राम का। कांग्रेस कहती है भगवान राम कब पैदा हुए। अरे बेवकूफो, 5000 साल पहले की पुस्तक उठा के देख लो, रामायण उठा के देख लो, उपनिषद उठा के देख लो, क्या भगवान राम का कहीं वर्णन नहीं है? वो लोग कहते भगवान राम है कहाँ। गोरखपुर की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं गोरखपुर की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आने वाले 1 जून को यहाँ पे लोकसभा का चुनाव है, पूर्ण बहुमत से एक वोट निकाल के अपने घर का, पहले मतदान बाद में जलपान, वोट दे, हमारे माननीय रवि किशन जी को भारी बहुमत से विजयी बनाए। ये सीएम सिटी है, खूब प्रयास करें भाई। हम लोग भी निकलेंगे, हम घर घर जाके संपर्क करेंगे, वोट निकलवाएंगे, वोट डलवाने का काम करेंगे और पिछले चुनाव की तुलना में इस बार रवि किशन जी बम्पर वोट से लीड करेंगे। आपका शुभ नाम? राजकुमार आला, किस पद पे हैं? महानगर कार्य समिति सदस्य और संयोजक शिवराज सेना उत्तर प्रदेश। धन्यवाद सर। इंडिया गठबंधन के एक बड़े लीडर हैं अरविंद केजरीवाल, उनको डिटेन किया गया है इलेक्शन के दौरान, जबकि आचार संहिता लागू हो गई है, उसके बाद डिटेन किया गया। आप यूपी के अंदर इंडिया गठबंधन के बड़े घटक, आपका क्या रुख है? देखिए, जब से इस देश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के और
राहुल गांधी जी के साथ मिलकर इंडिया अलायंस जब से बना है तब से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में घबरा गई है और डर गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र को खत्म करके लाठी तंत्र लागू करने का काम किया है और इंडिया गठबंधन के जो नेता है उनको सीबीआई के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से उनको फंसाकर उनको जेल में डालने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गोपनीय ये रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे देश के अंदर चुनाव हारने जा रही है, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी का बनाया हुआ जो पीडीए है, वो पीडीए भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को हराने जा रहा है। और रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, तो मैं देश के उन सैकड़ों नौजवानों से अपील करता हूं और ये अनुरोध करता हूं कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 2024 में पुनः सत्ता में आ गए तो देश के सभी विपक्षी नेताओं को इसी तरह फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल में भेजने का काम करेंगे और देश के अंदर लोकतंत्र को समाप्त करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर आपने टिकट दिया कैंडिडेट को, फिर टिकट चेंज किया, फिर दिया, फिर चेंज किया। आखिर ऐसी स्थिति इंडिया गठबंधन में क्यों? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल टिकट देता है और टिकट काटता है वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं के और पार्टी के नेताओं के सुझाव पे काटता देता है। कोई भी राजनीतिक दल होता है वो रिपोर्ट लेता है, फीडबैक लेता है, फीडबैक के आधार पर किसी भी व्यक्ति का टिकट काटा जाता है, किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया जाता है। और रही बात टिकट कटने की और टिकट देने की बात, तो वहाँ के लोकल नेताओं द्वारा, जैसे गोरखपुर जनपद में काजल निषाद जी चुनाव लड़ रही है, तो चुनाव का टिकट घोषणा करने से पहले भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ के नेताओं से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। फीडबैक के आधार पर ही पार्टी का टिकट काटा और दिया जाता है। इसमें कोई गुटबाजी की बात नहीं होती है। ये बीजेपी को लोग और भारतीय जनता पार्टी को लोग भ्रम प्रचार कर रहे हैं। सपा के छोटे स्तर के कार्यकर्ता की भी राय ली जाती है और उसको टिकट दिया जाता है। मुरादाबाद की अगर बात करते हैं तो एसटी हसन साहब का टिकट फाइनल हो गया था और आखिरी दिन वहां पर कैंडिडेट चेंज किया गया, तो क्या उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोकल नेताओं से संपर्क नहीं किया? मैं कह रहा हूं कि एसटी हसन साहब का टिकट जब से कटा है, क्या एसटी हसन साहब ने पार्टी के खिलाफ या नेगेटिव कोई बयानबाजी किया? एसटी हसन साहब से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो एसटी हसन साहब ने कहा कि मुझे निर्देश मिला था, मैंने टिकट आवेदन किया, मैंने नामांकन किया, अब मुझे निर्देश नहीं मिला है लड़ने का, तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा वो मानने के लिए तैयार है। वो बयान भी दे रहे हैं लगातार। सवाल ये है कि एक बार टिकट फाइनल करने के बाद आखिरी दिन, नॉमिनेशन के आखिरी दिन टिकट बदलना, जो आप दावा ये कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से बात करके टिकट फाइनल, कहाँ तक जस्टिफाइड? कार्यकर्ताओं से बात करके ही कोई भी टिकट का फैसला समाजवादी पार्टी लेती है। किसी बड़े नेताओं के कहने पर और बड़े नेताओं के इशारे पर समाजवादी पार्टी कोई फैसला नहीं लेती है। फैसला यहाँ जमीन स्तर के कार्यकर्ताओं पे होता है और एसटी हसन साहब भी इस बात को मानने के लिए तैयार है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा उसको काम करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 मेजर घटक दल काम कर रहे हैं। एक एनडीए गठबंधन है, दूसरा इंडिया गठबंधन है जिसके आप घटक दल हैं। मायावती यानी बहन मायावती जी बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है, तो वो कहाँ तक आपके इंडिया गठबंधन पे डेंट करेंगी? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है काम करने की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बीएसपी को भी ऑफर किया था इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए और कांग्रेस पार्टी ने भी उनको ऑफर किया था इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए। ये उनकी विचारधारा है, ये उनका राजनीतिक सोच है कि वो हमारे साथ नहीं है। मगर हम लोग अंतिम दौर तक ये प्रयास किए कि बीएसपी भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, मगर हम लोग इसलिए घबरा नहीं रहे, इसलिए निराश नहीं है कि जो बीएसपी का मतदाता है, जो बीएसपी का कोर वोटर है, वो समाजवादी पार्टी के साथ बहुत तेजी से जुड़ रहा है और जुड़ गया है। बहन मायावती जी भी इंडिया गठबंधन की ही मदद करेंगी चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा। आप देखते रहिए, इस देश के अंदर मोदी और योगी जी ने और अमित शाह जी ने जो ईडी सीबीआई का डर दिखाकर जो ये लोग कर रहे हैं, वो सब 1 जून को जो गोरखपुर में वोट पड़ेगा, गोरखपुर में बड़ी तादाद में हमारी उम्मीदवार को वोट मिलने जा रहा है। और रही बात बीएसपी की, तो बीएसपी भी कहीं ना कहीं हम लोगों की मदद ही करेगी। गोरखपुर के कंसर्न में बात करें तो 2017 बाई इलेक्शन
यहाँ पर एक गठबंधन हुआ था जिसमें कांग्रेस ने सपोर्ट किया था और समाजवादी का कैंडिडेट था और बीएसपी ने भी सपोर्ट किया था। उस वक्त वो प्रचंड बहुमत से जीते थे प्रवीण निषाद। अभी बीएसपी आपके साथ नहीं, आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं बीजेपी के सामने, जबकि ये गोरखपुर जो है बीजेपी की परंपरागत सीट है। देखिए, गोरखपुर की जो सीट 2018 में हम लोग जीते थे, वो संजय निषाद जी के लड़के समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़े थे। जी। और वो संजय निषाद की पार्टी से कोई व्यक्ति नहीं जीता था, वो समाजवादी पार्टी के एमपी थे और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जीते और बीएसपी सपोर्ट कर और बीएसपी उस समय सपोर्ट कर रही थी और कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। बीएसपी अगर हमको सपोर्ट नहीं कर रही है, बीएसपी के मगर बीएसपी का कोर वोटर जो बीएसपी का मतदाता है, इस बार गोरखपुर में काजल निषाद जी को सपोर्ट कर रहा है। और आप पत्रकार हैं, अनुभवी पत्रकार हैं, आप पता करवा लीजिए गांव में जिस तरह से काजल निषाद जी के लिए लहर चल रही है। रवि किशन शुक्ला जी इस बार जब काउंटिंग होगी तो काजल निषाद जी की आंधी के सामने उड़ जाएंगे। आप देखिएगा, गोरखपुर का एक एक व्यापारी, गोरखपुर का एक एक नौजवान इस सरकार से परेशान है। गोरखपुर के सौंदर्यीकरण के नाम पर, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर सरकार लोगों के मकानों को तोड़ रही है, लोगों की दुकानों को तोड़ रही है, उनकी परमानेंट रोजगार का इंतजाम नहीं कर रही है, मकान तोड़ रही है। और जब सरकार मकानों को, दुकानों को तोड़ दे रही है तो इसी गोरखपुर के बड़े उद्योगपतियों से साठगांठ करके उनको मल्टीप्लेक्स बनाने का काम करवा रही है। गोरखपुर का नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, सब लोग अपने गुस्से का इजहार 1 तारीख को गोरखपुर में करके दिखाएंगे। कोई डर के मारे नहीं बोल रहा है, कोई जो बोलेगा उसके घर बुलडोजर चला जाता है, जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसको जेल भिजवा दिया जाता है, जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसकी लाइट काट दी जाती है, उसकी दुकान उजड़वा दी जा रही है। इसलिए यहाँ गोरखपुर का एक एक नागरिक सरकार की जो आक्रोश है उसको दिल में रखे, वो 1 तारीख को अपना आक्रोश वोट देकर बताने का काम करेगा। कल उत्तर प्रदेश में एक घटनाक्रम हुआ है जिसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी AIMIM ने एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें चंद्रशेखर हैं और पल्लवी पटेल हैं और पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब हैं। ये 5-6 छोटे छोटे दल को मिला करके एक थर्ड फ्रंट बनाने की सुगबुगाहट शुरू हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब और तमाम जो राजनीतिक दल के लोगों का आपने नाम बताया है, उन लोगों की विचारधारा, असदुद्दीन ओवैसी की जो विचारधारा है, उसके अंदर एक बड़ा फैक्टर है चंद्रशेखर रावण का, वो भी उसके अंदर शामिल है, शायद वो संयोजक बन रहे हैं। अभी शामिल नहीं हुए, अभी प्लान कर रहे हैं, अभी शामिल हुए नहीं। बात हो रही है उसमें ये देखिए, ऐसा देश के अंदर सभी राजनीतिक दल को अपना अपना संगठन बनाने का और अपनी अपनी टीम बनाने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी ने हर उस व्यक्ति को ऑफर किया जो देश में बीजेपी को हराना चाहता है। अब इस देश में दो लड़ाई है, एक बीजेपी को हराने वाले की और एक बीजेपी को जिताने वाले की। तो बीजेपी को हराने वाली जो टीम है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी की टीम है। अब बाकी लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने का ही काम करेंगे, हराने का काम नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन ने हर उस देश के राजनेताओं को ऑफर किया जो आज राजनीतिक दल के रूप में मौजूद है। इंडिया गठबंधन को यूपी में 80 में कितनी सीट? अब ये तो देखिए, चुनाव में संभावित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 80 हराओ नौकरी पाओ। हमारा टारगेट तो 80 हराने का है। भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीट है? हम तो 80 में 80 लाने की कोशिश करेंगे, फुल कॉन्फिडेंस है। 80 हराओ नौकरी पाओ। भारतीय जनता पार्टी कोई आसमान से नहीं आई है, इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको प्रचंड बहुमत दिया है और इसी उत्तर प्रदेश की जनता उनको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। गोरखपुर में आपकी प्रत्याशी काजल निषाद है, किस मुद्दे पर, बेसिक मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर? काजल निषाद जी का साफ साफ कहना है कि गोरखपुर की महान जनता अगर काजल निषाद जी को 2024 के चुनाव में जिताकर सदन भेजने का काम करती है तो जो सरकार के इशारे पर विकास के नाम पर जो बुलडोजर चल रहा है, सबसे पहला काम होगा कि बुलडोजर को रोका जाएगा और विकास के नाम पर जो ध्वस्तीकरण चल रहा है, विकास के नाम पर जो दुश्मनी निकाली जा रही है, बुलडोजर बंद होगा। व्यापारियों की दुकानें नहीं तोड़ी जाएंगी, व्यापारियों से टैक्स के नाम पर लूट नहीं की जाएगी, व्यापारियों से वसूली नहीं की जाएगी और गोरखपुर में जो
सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जो तोड़ फोड़ हो रही है उसको काजल निषाद जी बंद कराएंगे। जिन गरीबों का मकान उजाड़ा जा रहा है, जिनकी दुकान उजाड़ी, वो बंद होगा। विकास के हम लोग भी समर्थन करते हैं, मगर हम लोग ये चाहते हैं किसी चीज को तोड़ा जाए तो पहले उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, तब उसका मकान या उसकी दुकान को तोड़ के सड़क चौड़ी की जाए। मुद्दा सिर्फ विकास है। विकास, रोजगार। आप बताइए कि रवि किशन शुक्ला जी 5 साल से सांसद हैं। गोरखपुर के गांव में अगर जाइएगा आप तो पूछिएगा कि आपका सांसद कौन है, तो लोग नाम नहीं बता पाते हैं। मगर जब आप उनको ये बताएंगे कि आपका सांसद रवि किशन है, शुक्ला बताएंगे तो नहीं जान पाएंगे। मगर जब रवि किशन बताएंगे तो गांव के बच्चे कहते कि हाँ टीविया पे देखले रहली, वही कोनो भोजपुरी पिक्चर का हीरो बा। मगर काजल निषाद जो लगातार गोरखपुर में कैंपियरगंज लड़ती हैं, इतने बड़े मंत्री के खिलाफ, गोरखपुर से मेयर लड़ती है जो हरा दिया था, अब गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। इसीलिए गोरखपुर की जनता ने मन बना लिया है कि कई बार की हारी काजल बेचारी को जिताने गोरखपुर की जनता अब जा रही है।